गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 701 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 17 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है किसका? उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या वेदों का? यदि कोई पढ़ा होगा सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से, तो इस तरह के जो स्लोगन हैं विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर मेन गेट पर जो है लिखे रहते हैं। तो ये है उपनिषदों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। और अर्थ क्या है इसका? हे प्रभु, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर मेरी गति हो। असत्य से सत्य रेलेवेंट है, अंधकार से प्रकाश रेलेवेंट है, लेकिन क्या मृत्यु से अमरता रेलेवेंट है? जो आया है पृथ्वी पर वो तो मरेगा ही। ठीक है, अमर तो है नहीं कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था वैदिक काल में जो अपनी जीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ता था? अध्यर्भु या उपाध्याय या पुरोहित? उपाध्याय कहलाता था। तो वैदिक काल में अपनी जीविका पूरी करने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है, जो हैं आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणीय तथा अध्यापक। इनमें आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी थी। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्यर्भु कहलाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना इंपॉर्टेंट है। महाजनपद और उनसे संबंधित राजधानियां बहुत पूछते हैं इनको। गांधार की कौन सी, सूरसेन की कौन सी और वत्स महाजनपद की कौन सी, कौशल की कौन सी? ये कौशल और वत्स तो बड़े पूछे जाते हैं। वत्स की है कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। गांधार की हो गई तक्षशिला और सूरसेन की हो गई मथुरा। तो सी का 2 और डी का 3 किस किस में देखते हैं पहले। सी का 2, डी का 3, सी का 2, डी का 3 एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है महाजनपद और ये है उसकी राजधानियाँ। गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। इन दोनों का हमेशा याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। ये नाम याद रखिएगा। और अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा जिस व्यक्ति से मिली थी कहाँ का था वो? ईरान का था। किसी प्रश्न में पूछा गया उसका नाम क्या था? डेरियस था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एक राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र रचना जो है ये, देखिए यह ग्रंथ मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की जानकारी भी देता है और इसमें 3वीं शताब्दी तक की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। नंबर 6 है। अशोक का कौन सा विलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? दूसरा, छठा, 13वां या 12वां? एक बड़ा पूछा जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन
और 13वें शिलालेख से उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की बात हो रही है, तो ये 12वां है। तो अशोक के 12वें शिलालेख में उसने जो है अपने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया है, और 12वें शिलालेख में वो कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, एक ना एक कारणों से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। नंबर 7 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है। पूरे उत्तराखंड में केवल एक ही जगह मिली है, और ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस दोनों में पूछा गया है, और यूपी में भी। इसका उत्तर है कालसी। कालसी एक स्थान है देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से मिली है। कालसी जो है यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है उससे करीब 70 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम खलितिका था, और इसके अन्य नाम हैं कालकूट और युगशैल। देखिए, कालसी शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख में कालसी क्षेत्र को अपरांत वे कालसी निवासियों को पुलिंदा शब्द से संबोधित किया गया है। नंबर 8 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? अशोक के नाम का उल्लेख अशोक ये हुआ है गुर्जरा में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा नामक स्थान से 1924 में सम्राट अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। देखिए, सम्राट अशोक के अब तक के प्राप्त अभिलेखों में या धर्म लिपियों में केवल मास्की, ठीक है, मास्की के अभिलेख में ही अशोक का नाम मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि के साथ, और शेष में सभी जगह देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि का ही उल्लेख है, उसके नाम का नहीं। उसका नाम है, ठीक है, अशोक गुर्जरा। तो एक तरह से उसके नाम का उल्लेख यानी अशोक हो गया, या उसको देवनाम प्रिय कहा गया, या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। तो इस तरह के अगर उत्तर स्टेटमेंट के साथ आएँ तो गुर्जरा भी सही हो जाएगा, उसमें मास्की भी सही हो जाएगा। ठीक है, मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट का एक ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? हम तो लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेकिन वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी इस तरह से। और इस प्रश्न पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर है खरोष्टी। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेशन को भी या प्रिंसेप को भी। या प्रिंसेप कौन? वही जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और भाषा में किस में पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि में। नॉरिश है, लेशन है, ठीक है। और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। 10वां प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? क्या कहा गया अशोक को? चक्रवर्ती, दिव्यकीर्ति, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? प्रियदर्शी, देवनामा प्रियदर्शी। तो अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में एक ही बात है, देवनामा प्रिय या राजा की उपाधि से उसको संबोधित किया गया है। उपपुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा या तक्षशिला? तक्षशिला। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ का प्राचार्य शीलभद्र था उस समय। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, और इसके अतिरिक्त यहाँ गणित की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई, तर्क शास्त्र की पढ़ाई, ज्योतिष, इन सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन भी जो है किया जाता था। नंबर 12 है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये प्रश्न तो पालतू है, यूपी पीसीएस का और यूपी ट्रिपल एससी लोबर का। इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। तो मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। यह नाम याद रखिएगा। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। और सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किससे? बताइए, गिरनार शिलालेख या अभिलेख से, कलिंग शिलालेख या अभिलेख से, जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख से, या सुपारा शिलालेख या अभिलेख से? चंद्रगुप्त का प्रभाव, चंद्रगुप्त की बात हो रही है, अशोक की नहीं। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये हमें प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी, और यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात हुई। नंबर 14 पर आ जाइए। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख संबंधित है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के शरीर त्याग से, बुद्ध के पहले उपदेश से, या बुद्ध के जन्म से? बुद्ध के जन्म से। तो रुमिनदेई या रुमिनोदेई साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट उत्तर प्रदेश के ककराहा नामक ग्राम से 14 मील और भारत नेपाल सीमा से कुछ दूर पर नेपाल के भीतर रुमिनदोई नामक ग्राम ही लुम्बिनी ग्राम है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में विश्व विख्यात है। रुमिनदेई के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ लेख है ब्राह्मी लिपि में, और बाएं से दाईं ओर को पढ़ा जाता है ये, और खरोष्टी दाएं से बाएं। नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण क्या है? उसने पशु चिकित्सालय खोले, या देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, या मोक्ष में विश्वास रखता था, या तीर्थ यात्रा, क्या? देवनाम प्रिय की उपाधि। तो अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में या शिलालेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं, ठीक है। देवता तो हिंदुओं के हुआ करते थे ना। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।